हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, उनकी अपॉइंटमेंट और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नाम से समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे इनकम टैक्स के रिगार्डिंग जितनी अथॉरिटीज़ हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो इनकम टैक्स के लिए बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं जिनको एम्पावर्ड किया गया है, जिनको पावर दी गई है। और ये पावर क्यों दी गई है? ये पावर इसलिए दी गई है कि इनकम टैक्स एक्ट के जो कि 1961 है, उस एक्ट के जितने भी प्रोविज़न हैं उनको ये अथॉरिटीज़ अच्छे से इम्प्लीमेंट करा पाएँ। क्योंकि हमारे यहाँ इनकम टैक्स क्या है? एक डायरेक्ट टैक्स है जो किसकी रिवेन्यू है? सेंट्रल गवर्नमेंट की रिवेन्यू है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो उनकी मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू है डायरेक्ट टैक्स की, इनकम टैक्स, वो वहाँ पे जो इनकम टैक्स के रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाएँ, है ना। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारी अथॉरिटीज़ को एम्पावर्ड किया है। इसके अलावा पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो कि ये वर्क करेगा उसको अच्छे से, उनकी एक्टिविटीज़ को अच्छे से मैनेज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए इन अथॉरिटीज़ को एम्पावर्ड किया जाता है, राइट। तो जब हम बात करते हैं कि ये अथॉरिटीज़ कौन हो सकती हैं, क्या पावर है, क्या अपॉइंटमेंट है, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के ही सेक्शन 116 से लेके 119A तक में अपॉइंटमेंट एंड कंट्रोल का एक हेड है, जिसके अंदर ये बात डिस्कस करी गई है कि ये अथॉरिटीज़ कौन होती हैं और उनकी पावर क्या है, वो उनकी जुरिडिक्शन क्या है, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, ये सारी बातें इन सेक्शंस के अंदर डील की गई हैं, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन्हीं सेक्शन में से जाके इन अथॉरिटीज़ की लिस्ट निकालते हैं कि क्या हायरार्की है, जिसे हम कहते हैं ना स्ट्रक्चर क्या है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ का, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन लोअर है। तो इनका स्ट्रक्चर, इनकी हायरार्की, इनके क्लासेस क्या है, राइट। तो द फॉलोइंग आर द क्लासेस ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी जो कि सेक्शन 116 में डिस्कस की गई है। तो सेक्शन 116 इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से टोटल इतनी क्लास के इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं, मतलब इनकी यही हायरार्की होती है, जिस हायरार्की में ये आपको अभी हम दिखाएंगे, राइट। सेम हायरार्की इनकी होती है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट पे कौन होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिसको हम बोलते हैं CBDT। और हम सबको पता है कि इनकम टैक्स को, पूरा इनकम टैक्स को रेगुलेट करना और सब चीज़ करना किसके हेड में होता है? कौन हेड करती है उसको? CBDT हेड करती है। तो ये सुप्रीम अथॉरिटी हो गई इनकी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसी तरह से जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना, जैसे आपका GST वगैरह हो गया या अदर जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, उन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हेड करने वाला कमिटी कौन होता है? तो कौन हेड करता है? तो वो करती है CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, है ना। तो मतलब सभी को, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, उनको एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है जो हेड कर रही होती है। तो सबसे पहले अगर हम डायरेक्ट टैक्स की, इनकम टैक्स की बात करते हैं तो वो हेड अथॉरिटी कौन हो गई? CBDT। और ये मतलब ऐसे ही नहीं, जनरल लैंग्वेज में नहीं, ये इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन में डिफाइंड है कि पहली अथॉरिटी किसकी होगी? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की, दैट इज CBDT। उसके बाद कौन आता है? तो देखिए, अब दो चीज़ हैं, एक होता है ना डायरेक्टर और एक होता है कमिश्नर, है ना। हम डायरेक्टर भी सुनते हैं, कमिश्नर भी सुनते हैं। तो क्लियरली मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि जो इनकम टैक्स एक्ट में मेंशन किया गया, जो इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया गया, वहाँ डायरेक्टर और कमिश्नर को आप इक्विवेलेंट समझिए, मतलब एक सिनोनिम की तरह इसको यूज़ किया गया है। तो जैसे बोला जाएगा डायरेक्टर और कमिश्नर, है ना, हर जगह जो बात कही जाएगी वो डायरेक्टर और कमिश्नर कही जाएगी। तो वो दोनों चीज़ें आपको उसी हिसाब से समझनी होंगी। तो जो सेकेंड हायरार्की बनाएगी वो किसकी बनाएगी? CBDT के नीचे कौन आएगा? तो वो आएंगे प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल। पूरा नाम क्या होगी, मतलब वो पोस्ट क्या होगी, डेजिग्नेशन क्या होगी? प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर नहीं, सिर्फ जनरल डायरेक्टर नहीं, जैसे हम बोलते हैं ना जनरल डायरेक्टर, नहीं, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल किसके? इनकम टैक्स के। या फिर हम इनको क्या कह लें? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अब देखिए, आप जो भी नाम याद कर पाएँ, कमिश्नर से याद कर पाए तो कमिश्नर वाली हायरार्की याद कर लीजिए, और डायरेक्टर वाले याद कर पाए तो डायरेक्टर की याद कर लीजिए। पर अगर आपको एक्ट के अकॉर्डिंग लिखना होगा तो आप दोनों लिख दीजिएगा, वो सबसे अच्छा रहेगा, है ना। तो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, या फिर हम कह रहे हैं प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। तो पहले तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर होते हैं, सेकेंड उसके बाद कौन आता है? चीफ कमिश्नर। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर देन चीफ कमिश्नर। तो इसी तरह प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, अब कौन आ गया? डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे कौन आता है? प्रिंसिपल कमिश्नर, राइट। प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ व्हाट? इनकम टैक्स, या प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। देखिए बहुत ईजी है, याद करते रहेंगे तो याद हो जाएगा। CBDT हो गया, तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर आएंगे, फिर चीफ कमिश्नर आएंगे, फिर प्रिंसिपल कमिश्नर आ जाएंगे। क्लियर है? इसी तरह प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, देन डायरेक्टर जनरल और प्रिंसिपल डायरेक्टर आ जाएंगे। फिर कौन आता है? डायरेक्टर
ऑफ इनकम टैक्स, या हम कह रहे हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। क्लियर है? तो ये जो फिफ्थ है ना, यहाँ तक समझिए कि मेन पावर्ड लोग हो गए। यहाँ ये जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स तक की बात हो गई ना, और जब भी कोई केस या कोई अपील लगती तो आप देखने को कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स CIT करके लिखा रहता है कि वर्सेस, मतलब जैसे मान लीजिए XYZ कंपनी वर्सेस CIT, मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो ये इस तरह से केस या अपील लगती है, क्योंकि हेड किसको किया जाता है, कमिश्नर को वो डायरेक्ट करके बोला जाता है। तो ये जो फिफ्थ रैंक तक की बात करी गई, फिफ्थ हायरार्की तक की बात की गई ना, ये मेन एम्पावर्ड लोग हैं, सबसे ज़्यादा पावर इन्हीं के पास होती है ना। और यही वो लोग होते हैं जो लोअर जितने भी हमारे इनकम टैक्स अथॉरिटी में आएंगे उनको अपॉइंट करने की पावर रखते हैं। क्लियर है? ये जो फिफ्थ हायरार्की तक लोग आए, मतलब कौन कौन, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर, या प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल डायरेक्टर या डायरेक्टर। ये जो हायरार्की है हमारी, यहाँ ये लोग बहुत पावर्ड लोग हो जाते हैं। क्लियर है? अब ये पावर्ड लोग का क्या मतलब हो गया कि जो हमारे डिप्टी कमिश्नर होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, तो उनके नीचे के सारे लोगों को यही लोग अपॉइंट करते हैं। जैसे अब आगे देखते हैं, इसके बाद पहले कौन आता है, तो कमिश्नर तक हो गए, डायरेक्टर के इनकम टैक्स से कमिश्नर हो गए, ये 5। उसके बाद कौन आता है, एडिशनल कमिश्नर आते हैं, एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। फिर कौन आता है, ज्वाइंट कमिश्नर आते हैं, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फिर आता है कौन, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फिर असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के बाद अब देखिए यहाँ जो 9th है ना, यहाँ तक तो कमिश्नर ही चले गए, ठीक है, मतलब ये असिस्टेंट डायरेक्टर हो गए। अब ये लोग एक हायरार्की मेंटेन करते हुए आते हैं। अब इसके बाद हम जिनको बोलते हैं ना कि जो नॉर्मली जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो जनरली वर्क करते हैं, वो रैंक आना शुरू होती है, लाइक इनकम टैक्स ऑफिसर, रिकवरी टैक्स रिकवरी ऑफिसर और इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। और ये इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की वही डेजिग्नेशन, ये वही पोस्ट होती है जिसकी रिक्रूटमेंट SSC के थ्रू होती है। SSC वगैरह में ना इंस्पेक्टर आप इनकम टैक्स के बन के जाते हैं। तो पूरी टैक्स अथॉरिटी में अगर बात करें तो सबसे लोअर लेवल का आपका जो रैंक होती है वो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की होती है, ठीक है। और बाकी टैक्स रिकवरी, उसके ऊपर इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं, और बाकी सारे के सारे कमिश्नर होते हैं। यहाँ पे जो मैंने इंपॉर्टेंट बात आपको बताई वो याद रखने वाली है। जो फिफ्थ हायरार्की तक आते हैं, मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स तक जो आते हैं, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर, ये जो फिफ्थ तक आते हैं ना, इनके पास पूरी पावर होती है कि ये लोग, ये डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के नीचे जो लोग भी आते हैं, चाहे डिप्टी कमिश्नर के नीचे के लोग या असिस्टेंट कमिश्नर के नीचे के लोग, मतलब इनकम टैक्स, टैक्स रिकवरी और इंस्पेक्टर, इनकी अपॉइंटमेंट ये 5 हायरार्की तक के लोग जितने आए हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं। मतलब ये एक तरीके से बोर्ड के जो लोग होते हैं और ये लोग जो होते हैं, इन्हीं के पास पावर होती है कि ये लोग नीचे 10, 11, 12 की हायरार्की में जो लोग दिख रहे हैं, इनकी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये पूरी हायरार्की हो गई, और यही इंपॉर्टेंट हायरार्की। कई जगह पे आपको बहुत शॉर्ट में देंगे तो लोग कह देंगे CBDT हो गया, डायरेक्टर हो गए, कमिश्नर हो गए, जॉइंट कमिश्नर, कमिश्नर, इस तरह से करते हैं। तो इस तरह की हायरार्की सही नहीं है, इसीलिए इसको आप इसमें याद करेंगे, वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो यहाँ तो हमने इनकम टैक्स अथॉरिटी की हायरार्की पढ़ ली। अब हम बात करते हैं इनकी अपॉइंटमेंट की, कि जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज होती है इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है। क्लियर है? अब यहाँ जब हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग और उनको कंट्रोल करने के रिगार्डिंग जो सेक्शन दिया गया है इनकम टैक्स एक्ट में, वो सेक्शन है 117 और 118 का, मतलब 117 और 118 का सेक्शन अपॉइंटमेंट और कंट्रोल का सेक्शन आता है, ठीक। और वहाँ पे अथॉरिटी, क्लासेस ऑफ अथॉरिटी का सेक्शन 116 का आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट कैसे होगी, तो अपॉइंटमेंट के लिए बोला गया कि सेक्शन 117 जो है वो किसको एम्पावर करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है किस चीज़ के रिगार्डिंग, कि वो जिस भी इनकम टैक्स अथॉरिटी को उसको लगता है, जिस भी पर्सन को लगता है कि वो इनकम टैक्स अथॉरिटी के लिए बिल्कुल फिट पर्सन है, वो सही से वर्क को करेगा, उसको वो अपॉइंट कर सकती है। कौन अपॉइंट कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर किसने दी है? इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 117 ने। और एक सिंपल सा लॉजिक है, डायरेक्ट टैक्स की रिवेन्यू है किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की, है ना। मतलब इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, और डायरेक्ट टैक्स की रिवेन्यू किसकी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये सारा का सारा पैसा किसके पास जाने वाला है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये पैसा सही से आए, सही से इसकी कैलकुलेशन हो, सब कंप्लायंस सही से कर रहे हैं कि नहीं, इसकी चेकिंग सही से हो रही कि नहीं, वर्किंग सही से हो रही नहीं, ये देखने का हक भी किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट के सारा हक है तो बट ऑब्वियस सी बात है, ये अपॉइंटमेंट का पावर भी किसके पास होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होगा। तो इनकम टैक्स एक्ट में यही पावर जो है सेक्शन 117 के अंदर किसको दे दिया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि जिस भी को भी वो ठीक समझते हैं उसको वो इनकम टैक्स अथॉरिटी में फिट कर सकते हैं। अब इनकम टैक्स अथॉरिटी का मतलब वो पूरा जो आपने 1 से लेकर 12 तक देखा क्लासेस, वो सब के सब क्लासेस क्या कहते हैं? इनकम टैक्स अथॉरिटी कहलाते हैं। तो वहाँ डिफाइन नहीं किया गया कि किसको, सीधा बोल गए इनकम टैक्स अथॉरिटी, तो इनमें से किसी को भी वो अपॉइंट कर सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा क्या है, इट मे ऑल्सो ऑथराइज द बोर्ड।
अब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अपॉइंट कर ले इन सारी अथॉरिटीज़ को, या वो बोर्ड को क्या कर सकती है, एम्पावर कर सकती है, मतलब वो ऑथराइज कर सकती है बोर्ड को कि वो अपॉइंटमेंट कर दे। किसको किसको वो ऑथराइज करती है? अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जो पावर थी वो क्या करने वाली है, डेलीगेट करने वाली है। किसको डेलीगेट करने वाली है? एक बोर्ड को, या फिर जो भी वो 5 हायरार्की तक लोग आए थे ना उनको। इसी के लिए कैसे लिखा गया सेक्शन में, वो बोला गया कि इट मे ऑल्सो ऑथराइज द बोर्ड, या तो बोर्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज कर दे, या प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल को, है ना, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल जो कि पहली सेकंड रैंक थी सीबीडीटी के बाद वाली सेकंड रैंक, या डायरेक्टर जनरल को, या प्रिंसिपल डायरेक्टर को, या डायरेक्टर को। ये पूरे के पूरे हमारे आ गए। और इसी में इनको अगर कमिश्नर वाली उसमें आप देखेंगे तो कमिश्नर के सेंस में हम क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, या चीफ कमिश्नर, या फिर प्रिंसिपल कमिश्नर, या फिर आपके क्या हो गए, कमिश्नर हो गए। तो आप देखिए 2nd, 3rd, 4th, 5th ये जो हमारे थे वो सारी की सारी रैंक के लोग हो गए। तो या तो बोर्ड को, सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड को ऑथराइज कर सकती है, या वो पूरे हायरार्की जो 5 तक की रैंक में है ना, 2nd से लेकर 5th तक में, उनको वो क्या कर सकती है, उनको ऑथराइज कर सकती है कि वो टू अपॉइंट इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। इन लोगों को ये क्या ऑथराइज कर सकती है कि वो लोग इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को अपॉइंट कर सके, पर किस रैंक की, बिलो द रैंक ऑफ एन असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर के नीचे की रैंक तो 3 ही बसते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर, टैक्स रिकवरी या इंस्पेक्टर, इन तीनों को, या फिर डिप्टी कमिश्नर के नीचे की। अगर डिप्टी कमिश्नर के नीचे को ऑथराइज किया है तो वो असिस्टेंट कमिश्नर को भी अपॉइंट कर सकते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर को भी, टैक्स रिकवरी ऑफिसर को भी, इंस्पेक्टर को भी, है ना। तो यही बात बोली गई कि 170 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर्ड किया कि वो अपॉइंट कर ले। वो चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऑथराइज कर सकती है बोर्ड को, या फिर किसको, प्रिंसिपल डायरेक्टर को, डायरेक्टर जनरल को, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल को, या डायरेक्टर को, या इन सबको कह सकती है, क्या कह सकती है कि वो असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर, जिसको हम बोलते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर के नीचे के लोगों को अपॉइंट कर सकती है, उसके नीचे के लोगों को वो अपॉइंट कर सकती है। इसकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट उनको दे देती है। इसके अलावा क्या कहा गया इनके अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, इनके लिए कहा गया कि एन इनकम टैक्स अथॉरिटी ऑथराइज बाय द सीबीडीटी में अपॉइंट सच। तो अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस आपके जो हैं ये ऑथराइज कर देते हैं किसको, बाकी की जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, किसी को भी, पूरी हायरार्की में किसी को भी अगर सीबीडीटी ने आपको ऑथराइज कर दिया है तो आप अपॉइंट कर सकते हैं। आप मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी अपॉइंट कर सकती है executive or ministerial staff as may be necessary to assist it in the execution of its function। तो अगर सीबीडीटी ने पावर दे दिया, सपोज करिए कि एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए सीबीडीटी ने कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को एक पावर दे दिया कि अगर आपको लगता है तो आप जाइए अपनी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए किसी और को भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो कमिश्नर अपनी वर्किंग के लिए अब कुछ एग्जीक्यूटिव को या मिनिस्ट्रियल स्टाफ को अगर उसको लगता है कि उसकी फंक्शन को सही से रन कराने के लिए किसी की ज़रूरत है तो वो उनको भी अपॉइंट कर सकता है। कौन कर सकता है? अथॉरिटी का अपॉइंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी मतलब कमिश्नर अपॉइंट कर सकता है। लेकिन कब कर सकेंगे? जब उनको ये पावर किसने दी हो? सीबीडीटी ने दे दी होगी, राइट। सेक्शन 118 17 तक तो बात हो गई। सेक्शन 118 ऑथराइज द सीबीडीटी टू ऑल्सो डायरेक्ट बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन दैट। तो एक तो हो गया कि सीबीडीटी पावर दे दे अथॉरिटीज़ को कि आप अपने फंक्शन के लिए कुछ और एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। इस हायरार्की के बाहर किसी और एग्जीक्यूटिव को लाना चाहते हैं तो आप अपॉइंट कर लीजिए जो आपका काम कर सके, आपको हेल्प कर सके। और 180 ने क्या कहा कि सीबीडीटी नोटिफिकेशन ला के किसी को भी डायरेक्शन दे सकती है। क्या डायरेक्शन दे सकती है? एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी, किसी भी इनकम टैक्स अथॉरिटी को डायरेक्शन दे सकती है कि वो सबॉर्डिनेट करे, मतलब वो उस दूसरी इनकम टैक्स अथॉरिटी के अंदर काम करे, मतलब वो जो ऑर्डर देगी उसके अकॉर्डिंग काम करे। सपोज करिए हम कहते हैं कि सीबीडीटी ने प्रिंसिपल कमिश्नर को ऑर्डर दे दिया कि अब वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स उनके सबॉर्डिनेट हो गए, उनके अकॉर्डिंग कौन काम करेगा? प्रिंसिपल कमिश्नर, जो उनके ऊपर काम करते थे। तो कहने का मतलब सीबीडीटी के पास ये भी पावर है कि किसी भी हायरार्की इनकम टैक्स अथॉरिटी में किसी को भी ये कह सकें कि वो दूसरी अथॉरिटी के, जो दूसरी इनकम टैक्स अथॉरिटी है उनके सबॉर्डिनेट में काम करे, मतलब उनके अंडर काम करे। वो किसी भी हायरार्की में कोई भी हो सकता है, पर ये पावर 118 किसको देती है? सिर्फ सीबीडीटी को देती है। इज इट क्लियर? तो ये हमने क्या देखा? हमने देखा कि इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, और अपॉइंटमेंट बहुत ईजी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 117 पावर देता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड को ऑथराइज कर देती है, या 5 हायरार्की तक जो लोग आए हैं उनको
ऑर्डर दे देती है कि वो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के नीचे के रैंक के लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या करती है, सीबीडीटी क्या करती है, इनकम टैक्स अथॉरिटी को और एक पावर दे देती है कि अगर आपको अपनी काम को स्मूथ कराने के लिए किसी की हेल्प चाहिए तो उनको भी अपॉइंट कर लो। और क्या करती है, 118 में सीबीडीटी ये कह देती है नोटिफिकेशन लाके कि अगर कोई भी इनकम टैक्स अथॉरिटी है उसको दूसरी इनकम टैक्स अथॉरिटी के अंदर काम करना पड़ेगा तो वो काम करे और उसको सबऑर्डिनेट करे, मतलब उसको हेल्प करे, उसको कोऑर्डिनेट करे, ये भी दे देती है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, कि सीबीडीटी क्या करती है, क्योंकि ये तो सबसे सुप्रीम हो गई, फर्स्ट नंबर पे हो गई सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो इनकी पावर क्या होती है या ये होते कौन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जैसे मतलब बोर्ड को पावर हो जाती है। तो ये बोर्ड है, तो है क्या ये बोर्ड, तो इसको समझते हैं। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, आपने देखा ना वहाँ पे गवर्नमेंट को पावर थी तो गवर्नमेंट ऑथराइज करती थी या तो बोर्ड को या फिर वो 5 रैंक वालों। तो ये बोर्ड कौन हो गया, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो सुप्रीम अथॉरिटी वो है क्या चीज़, तो यहाँ पे देखिएगा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूट हुई है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अंदर। जब भी कोई एक्ट से बनता है, कोई भी चीज़ एक्ट से कॉन्स्टिट्यूट होता है ना, तो हम उसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, है ना, क्योंकि वो किसी एक्ट को गवर्न करते हैं, उसकी सारी पावर, उसकी सारी चीज़ें किसी एक्ट के थ्रू आई हुई हैं। क्लियर है। तो सीबीडीटी भी क्या है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऐसा नहीं कि 4 लोगों ने मिलकर एक कमेटी बना दी है, नहीं, ये कि स्टैट्यूटरी मतलब लॉ के थ्रू बनाई गई बॉडी है। तो ये कि स्टैट्यूटरी बॉडी है और वो लॉ कहाँ से आया, वो किसके अंडर ये बनी है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग ये बनी है। क्लियर है। इस सीबीडीटी में ये जो बोर्ड, ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनी, उसमें जो मेंबर होते हैं उसको कौन अपॉइंट करता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट। द कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उनके अपॉइंटमेंट के थ्रू सीबीडीटी में लोग आते हैं। जो इनकी फंक्शनिंग होती है, सीबीडीटी की जो वर्किंग होती है, जो उनका जुरिडिक्शन, जो उनकी पूरी काम करने का तरीका होता है, वो किसकी पावर के अंदर आता है, मतलब सीबीडीटी क्या काम करेगी, उसकी फंक्शनिंग कैसे होगी, उसको कौन देखेगा, वो किसकी जुरिडिक्शन में आता है, वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। तो आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आती है ना, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर कौन आ जाता है, आपका सीबीडीटी आ जाता है। आप ऐसे समझिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर कौन आ गया, सीबीडीटी, क्योंकि सीबीडीटी क्या काम करेगी वो कौन चेक कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करी, वो उनकी जुरिडिक्शन में होती है। सो ये क्या करती है, एक्सरसाइजेज द कंट्रोल एंड सुपरविजन ओवर ऑल ऑफिसर्स ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड इज ऑथराइज्ड टू एक्सरसाइज सर्टेन पावर कन्फर्ड अपॉन इट बाय द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो सीबीडीटी का काम क्या होता है, ओवरऑल जितने भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं उनको कंट्रोल करना, उन पर कंट्रोल लगाना, उनको सुपरवाइज करना, उनको डायरेक्शन देना, उनकी वर्किंग को देखना, उनकी फंक्शनिंग को देखना कि सारा जो भी काम है वो सही से हो रहा है कि नहीं। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट 1961 अगर उनको कोई और भी पावर दे रहा है, कोई और भी वर्किंग उनको अलॉट होती है तो वो भी उनको करना, लेकिन सब्जेक्ट टू कि वो जो वर्क होगा ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव होना चाहिए, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल एंड अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आपके हो गए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो ये सारी वर्किंग तो हो गई सीबीडीटी की कि ये सारे वर्क वो कर सकती है। इसी के साथ सेक्शन 119 में ये बात बताई गई कि सीबीडीटी जो है अपने सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देगी कि कैसे उनकी वर्किंग होनी चाहिए, क्या क्या काम उनको करना है, और जो भी उनके ऑर्डर आए उसी के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें करेंगे, मतलब सारी अथॉरिटीज़ उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगी। और सीबीडीटी पूरा ऑब्जर्व करेगी कि कहीं पे किसी अथॉरिटी का कोई वर्क तो नहीं ऐसा है कि जो नहीं कंप्लीट है, मतलब वहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया कि सबऑर्डिनेट को सारी बातें सीबीडीटी की माननी है और जैसे जैसे वो काम कह रही है उसी हिसाब से उस वर्क को कंप्लीट करना होता है। लेकिन इसी सेक्शन 119 में एक बात और कही गई है कि सीबीडीटी ये सब तो कर सकती है कि भाई हाँ ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों ने सीबीडीटी को बनाया, उनको अपॉइंटमेंट की पावर भी उधर ही है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इनको देख रही है और सीबीडीटी के पास पावर है कि पूरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अच्छे से हैंडल कर रही है। लेकिन इन सब के बावजूद सेक्शन 119 जहाँ इनको इतनी पावर दे रहा है कि जो भी वो कहे सबऑर्डिनेट को वो मानना होगा, वहीं पर सीबीडीटी वहीं पर इसमें ये बहुत क्लियरली कह दिया गया इस सेक्शन में कि सीबीडीटी के पास इतनी सारी पावर के बाद भी एक चीज़ नहीं है, वो क्या, कि वो कोई भी ऑर्डर, कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी डायरेक्शन इशू नहीं कर सकती है ना, नॉट एम्पावर्ड, नहीं कर सकती है। किस चीज़ के रिगार्डिंग, तो दो ये सबसे इंपॉर्टेंट पावर है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या सीबीडीटी का काम फेयर होगा। क्या है वो पावर, पहली चीज़ थी
कि वो ऐसा नहीं कह सकती किसी भी इनकम टैक्स अथॉरिटी को कि पर्टिकुलर असेसमेंट आप करिए, मतलब किसी भी एक किसी भी पर्सन के लिए बोल दिया जाए कि इनका आपको चेकिंग करना है, इनकी असेसमेंट करना है, इसको करने की पावर नहीं है। ना ही ये पावर है कि किसी भी केस को या किसी भी असेसमेंट को डिस्पोज कर दिया जाए, मतलब उसको बंद करवा दिया जाए। तो इस तरह का कोई पावर अगर सीबीडीटी अपने सबऑर्डिनेट को देती है तो सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन मानने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जहाँ पे, क्योंकि इस सेक्शन 119 में ये बात करी गई थी कि सबऑर्डिनेट को सारे इंस्ट्रक्शंस मानने होंगे, जो भी वो चीज़ें आपको डायरेक्शंस दे रही हैं आपको उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करना पड़ेगा। सीबीडीटी के सारे ऑर्डर को, सारे इंस्ट्रक्शन को जैसा सीबीडीटी ने कहा वैसे फॉलो करना पड़ेगा। पर इसीलिए वहाँ पे एक क्लियरली बता दिया गया कि अगर इस तरह का आपको कोई ऑर्डर है तो वो नहीं करना है, और सीबीडीटी के पास पावर ही नहीं कि वो ऐसा ऑर्डर पास करे, ऐसा कोई भी इशू, कोई इंस्ट्रक्शन, कोई डायरेक्शन दे कि जहाँ पे वो पर्टिकुलर किसी असेसमेंट को क्लोज करा रही है, किसी असेसमेंट को कराने की बात करती है। या फिर सीबीडीटी के पास ये भी पावर नहीं है कि वो जो अपील हो रही है, मतलब किसी का केस लगा हुआ है तो किसी अपील में जो कमिश्नर के पास अपील लगी हुई है उसमें वो इंटरफेयर करे। मतलब जो भी अपीलेट फंक्शन है, जब कोई केस चलता है उसको हम अपीलेट फंक्शन कह रहे हैं कि कोई केस अगर किसी चीज़ के रिगार्डिंग हो रहा है तो उसके बीच में इंटरप्ट करने की पावर सीबीडीटी को नहीं दी गई है। वो कमिश्नर की अपनी वर्किंग होगी, उसके रिगार्डिंग कोई भी इंस्ट्रक्शन सीबीडीटी नहीं दे सकती है। इज़ इट क्लियर? चूँकि हम सीबीडीटी को समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बात भी हमें जानना ज़रूरी है कि सेक्शन 119 इस बात को ये कहता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सारी चीज़ें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।